हम एचआर कितने सारे सेशंस देखते जा रहे हैं और अब हम अपडेट होते जा रहे हैं। बिल्कुल तैयार हैं हम इंटरव्यूज के लिए, या फिर हम एचआर इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं लेकिन कहीं कुछ कमी है। ऐसा लगता है कि हम गुड प्रोफेशनल नहीं हैं। है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बनना चाहते हैं कि भाई हम एक बहुत अच्छे एचआर प्रोफेशनल बने, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम डेवलप करें, जिसको हम अपने अंदर ले लें और बस फिर हम बन जाएं बहुत ही अच्छे अच्छे एचआर, गुड प्रोफेशनल एचआर। अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं मेरे चैनल पे, क्योंकि आज मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बी गुड प्रोफेशनल एचआर। यस, ऐसी कुछ 10 चीजें, बहुत ही इजी 10 चीजें हैं जिन्हें अगर हमने अपने अंदर डेवलप कर लिया ना तो मजा ही आ जाएगा। इसमें मैं वो हर समय वाली स्किल्स की बात नहीं कर रही हूँ, एक दो मैं स्किल्स की बात करूंगी। अदरवाइज अगर आप स्किल्स देखना चाहते हैं कि व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम एन एचआर, entry level HR means if you wanted to enter in HR profile, then what are the skills required? If you wanted to become HR recruiter, then what all skills are required? If you wanted to become a talent acquisition specialist, then what are the skills required, right? So there are so many skill based sessions already. So here I won't be discussing that. Here I would be discussing very interesting 10 things which will make you a good professional HR. Yes. तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा बायसनेस। अब बायसनेस किस तरीके की, हमें बायसनेस करनी है या नहीं करनी है, ये हमें जानना पड़ेगा एज एन एचआर। हमें कोई बायसनेस नहीं करनी है। अब बायसनेस होती क्या है, ये मेरे रिलीजन का है, ये मेरे कास्ट का है, ये मेरी कम्युनिटी का है, यार इसे हायर कर लेते हैं, यार इसको आगे प्रमोट कर देते हैं, यार इसके इंसेंटिव्स बढ़ा देते हैं, यार ये तो मेरी कॉलोनी का है। क्यों, वाई, राइट? ये सब नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें ध्यान रखनी है जो हमारे कंपनी का क्राइटेरिया है, जो स्किल्स चाहिए, जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इंटरव्यू टेस्ट लिए गए हैं, जो स्किल टेस्ट लिए गए हैं। अगर कैंडिडेट वो पास कर रहा है तो हमें उसे आगे करना है। हमें कोई बायसनेस नहीं रखनी है बेस्ड ऑन कम्युनिटी, बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन कास्ट। ओके, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में देखा जाता है। अरे ये तो अपने वहां का है, अरे ये तो अपने शहर का है, अरे हम वहां के हैं। बहुत सारे लोग इनफैक्ट कैंडिडेट्स एचआर से यूज टू होना चाहते हैं कि मैम आप कहाँ के हैं, हम यहाँ के हैं, जिससे कि इंटरव्यू में क्लियर हो जाए। लेकिन ये फंडा इंटरव्यू में नहीं चलना चाहिए कि आप कहाँ के और कहाँ के नहीं है। कहीं के हो जाने से आपकी स्किल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने उन्हें अपग्रेड नहीं किया है, अगर वो जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ओके, सो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कोई बायसनेस नहीं करनी है, कोई सोसाइटी बेस्ड बायसनेस नहीं करनी है। ओके, आई नो हम लोग ऐसे ही डेवलप होते हैं, फैमिलीज में, सोसाइटी में, हर जगह हमें बार बार ये बताया जाता है आप इस कास्ट के हो, ऐसे बात करनी है, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारा वैसे होता है। लेकिन ये कंपनीज में नहीं चलेगा और ना ही चलना चाहिए। आपको प्रमोट नहीं करना है, बिकॉज एक एचआर का बहुत बड़ा रोल होता है इन चीजों में कि हम किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, हम किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। ओके, जब ओनर हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि हमें कैंडिडेट्स हायर करने हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ये चीजें हम आगे प्रमोट नहीं करेंगे, ये चीजें हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ओके, सो चलिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत कॉमन सुनने को मिलता है, दैट इज जेंडर डिस्पैरिटी। ये बहुत ही ज्यादा होता है। ये मेल है, इसको इसके लिए हायर नहीं करेंगे, ये फीमेल है, इसको इसके लिए हायर नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज कहती हूँ, ऑल दो बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स हैं, लाइक कुछ अंदर मशीन में डिगिंग का काम है, कुछ इस तरीके का काम है जो कि फीमेल ओरिएंटेड नहीं है, मतलब क्योंकि लेबर टाइप का इस तरीके का काम है जो उसके लिए एफिशिएंट नहीं है। कुछ फीमेल्स, जो लेबर फीमेल्स मिल रहे हैं, वो उस तरीके के काम नहीं कर सकते, तो दैट्स फाइन। लेकिन अब आ जाते हैं हम ऑफिशियल वर्क पे। ऑफिशियल जॉब्स में ये चीज क्यों हो रही है? यस, जब भी प्रमोशंस की बात होती है, इंक्रीमेंट्स की बात होती है, अक्सर सोचा जाता है अरे किसे मैनेजर बना रहे हैं, अरे वो बन गई है मैनेजर, दिस इज नॉट राइट। वो बन गई है मैनेजर तो शी डिजर्व्स इट, राइट? सो ऐसा ना कहें, ऑल्दो अब तो ये बहुत चीजें खत्म होती जा रही हैं, कंपनीज में बहुत आसानी से मिलता है, बट स्टिल जो स्मॉल प्लेसेस हैं, स्मॉल एरियाज हैं, या फिर मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि थोड़े से ऐसे एरियाज में बनी हुई है जो ज्यादा डेवलप नहीं है, वहां अभी भी जो थॉट प्रोसेस है वो इसी तरीके से है कि मेल है तो यार इसको मैनेजर बना दो, ये हैंडल कर लेगा, इसे हैंडल कर लेगा, उसे हैंडल कर लेगा, लेबर को हैंडल कर लेगा। अरे व्हाई नॉट वी फीमेल्स क्यों नहीं कर सकती हैं? ओके, ऐसे ही जैसे कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री है तो आपका इंफॉर्मेशन काउंटर है, तो यार फीमेल्स अच्छी लगती हैं, दे आर अट्रैक्टिव, व्हाई नॉट मेल्स?
होटल इंडस्ट्री देखिए, मेल्स बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, मैनेजरियल पोजीशंस पे होते हैं। तो ये डिस्पैरिटी जहाँ चल सकती है वहाँ करनी ज़रूरी है, लेकिन जहाँ नहीं है रिक्वायर्ड वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है जैसे कुछ कंप्लायंसेस हों कि भाई फीमेल्स नाइट ड्यूटीज़ नहीं कर सकती, तो जो आपको फीमेल टाइम में कोई जो नाइट टाइम में कोई मैनेजर्स देने हैं, उस टाइम पे हाँ भाई आप मेल ही दें। वो चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन सिर्फ इसलिए करना कि अरे हम इसे कैसे बढ़ावा दे दें, उसे कैसे बढ़ावा दे दें, मेल्स को नहीं हम आगे इस चीज़ में करेंगे, फीमेल्स को हम आगे इस चीज़ में नहीं करेंगे, दिस इज़ नॉट राइट। ओके, मैंने जो बीच-बीच में आपको चीज़ें बताई हैं छोटी-छोटी कि हाँ, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, लाइक लेबर पॉइंट ऑफ व्यू है, नाइट स्टे आप नहीं करवा सकते हैं अगर ऐसी पॉलिसीज़ हैं। तो इस तरीके की चीज़ों में हाँ, ज़रूर हम डिफरेंस मेंटेन करेंगे, उस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। लेकिन बिना बात के सिर्फ ये हर्ट होना कि नहीं यार ये तो फीमेल है, ये तो हमारे ऊपर चढ़ के बैठ जाएगी, फिर ऐसे नचाएगी, ऐसे करेगी, इस तरीके के स्टेटमेंट्स यूज़ होते हैं, कहे जाते हैं। तो ये दिस इज़ रॉन्ग, ये हमें डिस्पैरिटी नहीं करनी है, राइट? थर्ड आ जाता है जो कि और बहुत इंटरेस्टिंग है और हो सकता है आप लोग शायद इसको समझ भी पाएँ मैं क्या कह रही हूँ। ये है फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स। डोंट फॉर्म पर्सनल रिलेशनशिप्स प्लीज़। आप एक एचआर हैं, आपका जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी बोथ से होता है और बहुत स्ट्रांग होता है और अच्छा रिलेशनशिप होता है, हेल्दी रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे साइड रिलेशनशिप्स, पर्सनल रिलेशनशिप्स मत फॉर्म करिए किसी से भी, नो मैटर हाउ मच यू लाइक और व्हाट। ये चीज़ें ज़्यादा टाइम तक वर्क नहीं करती हैं। अपना जो माइंडसेट है उसको क्लियर रखिए, आप वहाँ काम के लिए जा रहे हैं। आप एक एचआर हैं, यू नीड टू कीप लॉट ऑफ थिंग्स कॉन्फिडेंशियल। आपको बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखनी है और आप जब इस तरीके के रिलेशनशिप्स फॉर्म करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप उन रिलेशनशिप्स में डिस्क्लोज करना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ नॉट राइट। जिससे आप सोच रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छी पर्सनल बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है एंड वी वुड बी हैविंग लाइफ टुगेदर, एंड ये वो पता नहीं कहाँ जाके आपकी टकराएंगी, कौन सी आपकी प्रोफेशनल वर्क ड्यूटीज में प्रॉब्लम करेंगी, राइट? सो प्लीज इन सब चीज़ों को ना करें और इसी के साथ साथ फ्लर्टिंग्स, गॉसिप्स, ये तरीके की चीज़ें मत फॉर्म करिए। इनफैक्ट आई वुड से कि जो रिलेशनशिप्स हैं, अगर आपके कोई फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, आपके नेबर्स, ये लोग भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखिए स्टार्टिंग में ही कि आप एक वहाँ पे प्रोफेशनल हैं। यू कांट डिस्क्लोज थिंग्स, आप कॉन्फिडेंशियल चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आप आउट ऑफ द वे जाके किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है जब हम किसी के साथ पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप मेरे को सपोर्ट करोगे चाहे मैं कुछ भी करूँ। यस, यही होता है और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर एक एचआर को अपनी ड्यूटीज फुलफिल करनी है तो उसको फेयर होना बहुत ज़रूरी है, मतलब जो फैक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने ज़रूरी हैं। लेकिन जब आप किसी से पर्सनली कनेक्टेड होते हैं तो आपका माइंड इस हिसाब से चलता है, नहीं यार ये तो ठीक है, मुझे तो बस इसको संभालना है, दूसरे का मुझे किसी भी तरीके से उसके अगेंस्ट ही रहना है, विच इज़ नॉट करेक्ट, विच इज़ नॉट राइट। ओके, बस मेरा इतना कहना है। आई थिंक इसके आगे आप स्टोरी समझ सकते हैं कि ये किस लेवल पे हो सकता है वर्स अगर आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं। ओके, उसके बाद आ जाएगा हमारा फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट है ह्यूमन फैक्टर, डेवलपिंग ह्यूमैनिटी इन योरसेल्फ। व्हेन यू आर डीलिंग विद ह्यूमंस, आपके अंदर हो सकता है थोड़ी जेलिसी हो। ऑब्वियसली हर ह्यूमन की कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ जेलिसी होना, कुछ सेल्फ सेंटर्ड होना, इंट्रोवर्ट होना, ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना लोगों से। सो थोड़ा सा हमें ये जो अपने फैक्टर्स हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा पीछे रखनी पड़ेंगी। वी हैव टू बी इंटरेक्टिव, वी शुड हैव अ हेल्पिंग नेचर, और ये जेन्युइन होना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि बस दिखावे दिखावे के लिए है कि हम हेल्प करना चाहते हैं और वैसे नहीं है। आप काम ही नहीं कर सकते इतने सारे वर्सेटाइल ह्यूमन बींग्स के साथ। यस, जब हम बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, सबका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है, सबके काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है, काम एक ही करना होता है सबको, लेकिन सब लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। हम कोई भी चीज़ें चेंज करते हैं तभी रिएक्शंस बहुत डिफरेंट होते हैं। उन सबको हैंडल करना पॉजिटिवली, अगर आप खुद से ही किसी ह्यूमन को हैंडल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप खुद से इसमें नहीं है कि यार मैंने तो अपनी अपनी बात बता दी, ठीक है, जो जिसका जो मन आए वो कहता रहे, करता रहे, इस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एचआर काम नहीं कर पाएंगे। आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, एंड फॉर मेंटेनिंग दैट बैलेंस यू हैव टू बी बैलेंस इन योरसेल्फ। यू हैव टू एक्सेप्ट द ह्यूमैनिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट human, you have to accept the people. Like I have seen so many people, मैं बहुत सारे चैनल्स जैसे विजिट करती हूँ तो मैं कमेंट्स देखती हूँ एंड आई एम शॉक टू सी कि किसी पर्सन ने एक बात कही और वहाँ उसके नेगेटिव्स इतने सारे होते हैं कहने के लिए। आई थॉट, मैं सोचती हूँ कि अगर वो लोग सब एचआर प्रोफेशन में हो तो उनका क्या हाल होगा, बिकॉज हमें तो हर चीज़ पे रिजेक्शंस मिलते हैं, हर चीज़ पे डिजेक्शंस मिलते हैं, हर चीज़ पे ऐसा मिलता है कि
कोई भी एक बात हुई तो उसके अगर वो पॉजिटिव भी है तो भी आपको 5, 6, 10 बातें ऐसी मिलेंगी। इस पॉइंट को अभी मैं आगे भी डिस्कस करूंगी एक और पॉइंट में, राइट। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग को एक्सेप्ट करना, उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट करना, मोल्ड करना बातों को, इंटरेक्टिव होना, काउंसिल करना, मोटिवेट करना, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब हम इतने सारे लोगों के साथ डील करते हैं। ओके, सो ये होना आपके अंदर जरूरी है। नेक्स्ट इज फिफ्थ इज कोड ऑफ कंडक्ट। नाउ हम हर चीज अप्लाई करने लग जाएं कंपनी में कि नहीं ये अप्लाई हो रहा है, ये पॉलिसी आ रही है, स्ट्रिक्ट हो रहा है, टाइमिंग पॉलिसी है, लीव पॉलिसी है, और खुद 12-12 बजे आ रहे हैं, सुबह लगा दी कि हाँ भाई 9:30 या 10 का ऑफिस है और हमारे 12 बजे कि भाई हम तो एचआर है, कौन देखेगा हमारी अटेंडेंस, कौन देखेगा हमारी लीव। तो ये नहीं चल पाएगा, हम खुद डिसिप्लिन में नहीं है, हमने ड्रेस कोड सबके लिए इंप्लीमेंट कर दिया और हम कुछ भी पहन के आ रहे हैं अपनी मर्जी से। दैट शुड नॉट बी देयर। ऑल्दो इस तरीके की चीजें होती हैं, बट अगर आप मुझे देख रहे हैं और आप एक एचआर हैं, प्लीज ऐसा ना करें, और बनना चाहते हैं तो भी ना करें। कोड ऑफ कंडक्ट, आप कोई भी चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले निगाहें आपके ऊपर ही उठती हैं। यस, मैंने ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है, बहुत ज्यादा बेयर की है सारी चीजें, एंड इट वाज रियली इजी फॉर मी टू हैंडल ऑल दिस बिकॉज आई एम अ लॉ लवर, आई एम रूल्स एंड रेगुलेशन लवर, जिसको रूल्स पॉलिसीज बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना और खुद भी फॉलो करना पसंद है, इसलिए ये चीजें इतनी ईजी रही। अदरवाइज सबसे पहले हम ही टारगेट होते हैं, एक एचआर ही टारगेट होता है। ऑल्दो जो हमारे टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं वो सब कन्विंस नहीं होते इन चीज़ों से, सब यही कहते हैं यार हम तो एचआर है, हम तो एम्प्लॉय हायर करते हैं लोगों को, ये कौन होते हैं हमें पॉइंट करने वाले। सो दिस इज नॉट द राइट वे। सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स हमें ध्यान रखने हैं, डिसिप्लिन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी अगर कुछ बैड हैबिट्स हैं तो उन्हें थोड़ा सा पीछे रखना पड़ेगा, लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स बहुत नॉर्मल होती है आज के टाइम में। हमें जरा सा भी टाइम मिला, हम वॉशरूम में गए और स्मोक करके आ गए, और हम सोच रहे हैं उसके बाद हमने कुछ परफ्यूम्स एंड ऑल स्प्रे कर लिया, और हम सोच रहे हैं जब हम आके बैठे कैबिन में तो अरे अब तो कुछ भी स्मेल नहीं आ रही है, बट इट स्मेल्स लॉट। वो इतनी इरिटेटिंग होती है, वो इतनी खराब लगती है। जैसे ही आप बात करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही एम्प्लॉय आपके पास आएगा तो उसको पता चल जाएगा और वो बहुत ही खराब लगेगा। आपने अगर ये रूल बनाया हुआ है कि आप स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग नहीं कर सकते तो दैट अप्लाइज टू यू एज वेल, आप भी नहीं कर सकते हैं। ओके, आप कोई अलग नहीं है। सबसे पहले इस चीज को पहचानिए कि आप भी एक एम्प्लॉय हैं। ओके, तभी हम एक बैलेंस बना सकते हैं और तभी हम एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जो हमें हर बार ये कहा जाता है ना कि एचआर तो अपने में रहते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, उस टैग को खत्म कर सकते हैं। ओके, वो नहीं हमें मेंटेन करना है, हमें भी सबके साथ ही चलना है, सबको मैनेज करते हुए चलना है। ओके, बहुत सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं जो हम किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो हमें वो वैसी रखनी है। ये नहीं हम किसी से इंटरेक्ट हो गए। मैंने अभी 4th पॉइंट में बोला था कि यू हैव टू बी इंटरेक्टिव। सो इंटरेक्टिव का मतलब ये नहीं कि सारा मतलब अपने मन की दिल की खोल के सबके सामने रख दो मतलब जो कि सीक्रेट है, जो कि कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं वो सबको बता दी और फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो सबको सब चीज पहले से ही पता है, राइट। सो इतना तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कब डिस्क्लोज करनी है किसके सामने, राइट। उसके बाद आ जाएगा 6, जिसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, ये है एचआर टर्मिनोलॉजीज। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ एचआर टर्मिनोलॉजीज वेरी वेल। कोई भी आपसे कुछ एचआर के बारे में पूछने आता है तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, यानी कि बस एक इंटरव्यू क्लियर करना है इसलिए हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लिया, इंटरव्यू क्लियर भी हो गया, रेफरेंस से लग गए हम, या हमने इंटरव्यू क्लियर भी कर दिया, बस उसके बाद अपने आप को अपग्रेड ही नहीं कर रहे हैं। स्क्रीनिंग क्या है, सोर्सिंग क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है, नेगोशिएशन क्या है, ये सारे प्रोसेसेस पता होना, कौन कौन से टाइप के लेटर्स होते हैं, किस कब कब इशू होते हैं, सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या हैं, लॉज क्या हैं, ये जो एचआर की टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्म्स हैं, इससे आप वेल वर्स्ड होने चाहिए। तभी जब एम्प्लॉय आपके पास आएगा, देखिए यू नेवर नो, अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयज हैं, कौन एम्प्लॉय क्या क्वेश्चन करेगा। सीनियर एम्प्लॉय है, वो सीनियर के अकॉर्डिंग आपके सामने ऐसे क्वेश्चन रखेगा। ऑल दो सारे क्वेश्चंस के आंसर कभी किसी के पास नहीं होते, इवन सीनियर मैनेजर्स के पास भी नहीं होते, बट स्टिल यू कैन यूज योर नॉलेज टू आंसर देम, कि आप बाद में भी अगर उन्हें टालना चाहते हो तो कैसे टाल सकते हो, क्या बातें बता के आप टाल सकते हो। अगर आपको तब नहीं पता है लेकिन बाद में आपको उनकी क्वेरी सॉल्व ही करनी होगी, तभी आप आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे, राइट। सो ये सारी टर्मिनोलॉजीज पता होनी जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है 7 पॉइंट। ना वो मैं बहुत जल्दी हरी बोल रही हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया है और आप लोग आगे तक देखेंगे नहीं। सो दिस इज कम्युनिकेशन स्किल्स। ना कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। बोथ लैंग्वेज होनी चाहिए, रीजनल एंड नॉन रीजनल। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे स्टेट्स में अप्लाई करना चाहते हैं जहाँ की लैंग्वेज ही दूसरी है, तो प्लीज अगर आप ऐसा जा रहे हैं वहां पर तो देख लें कि वहां पे इंग्लिश यूज होती है या दूसरी यूज होती है लैंग्वेज। बिकॉज सी इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है, आई अंडरस्टैंड, बट रीजनल लैंग्वेज आनी
बहुत ज़रूरी है, जो वहाँ पे कॉमन मैन यूज़ करता है, बिकॉज़ हर कोई पियोन भी है, आपका लेबर भी है वहाँ पे, वो इंग्लिश में बात नहीं करेगा, वो हमेशा रीजनल लैंग्वेज में ही बात करेगा, जो उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज होगी, ओके? सो आपको बोथ लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना आना चाहिए और दोनों के तरीके से करना आना चाहिए। अगर आप किसी पियोन को, किसी पेंट्री पर्सन को, किसी लेबर को, किसी 4th क्लास एम्प्लॉयी को इंग्लिश में बात करने लगे, से इंग्लिश में बात करने लगे, झाड़ने लगे, तो उसका कोई पर्पस नहीं है, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे अपनी बात। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि इंग्लिश बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट कर पाना अपनी बात को अच्छे से। हम इंग्लिश में कम्युनिकेट तब करते हैं जब सामने वाला भी इंग्लिश जानता होता है। यस, अगर वो इंग्लिश जानता ही नहीं है जो आपने एम्प्लॉय किया है, और वहां पे जिस पोजीशन पे उसको एम्प्लॉय किया उसे इंग्लिश जानने की जरूरत भी नहीं है, राइट? तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपको फिर तो कॉमन लैंग्वेज आनी जरूरी है ना। सो इसीलिए बाय लैंग्वेज आनी जरूरी है, और उसमें बहुत अच्छे से हमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सब कुछ आना जरूरी है। बहुत बार हम स्किल्स सेक्शन में इसके बारे में बात कर चुके हैं, आप सेशंस देख भी सकते हैं, ओके? उसके बाद आ जाता है एट्थ, यस एट्थ आ जाता है हमारा स्मार्ट मल्टीटास्कर, और ये है मेरी फेवरेट, यस, बिकॉज मल्टीटास्किंग इज समथिंग जो कि बहुत सारे लोगों को एक डिबेटेबल टॉपिक है, जो बहुत सारे लोगों ने कहा कि मल्टीटास्किंग मत करिए बिकॉज काम गड़बड़ हो जाते हैं, आप फोकस नहीं कर पाते। बट हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट स्मार्ट मल्टीटास्कर, जो कि मल्टीटास्किंग को मैनेज कर सके। यस, ऐसा नहीं है कि सब जगह आपने स्कैटर कर दिया काम और आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। एक एचआर को तो मल्टीटास्कर होना जरूरी ही है, यस, नहीं तो काम नहीं चल पाएगा। आपके नीचे जो टीम में लोग काम कर रहे हैं, आपके साथ भी काम कर रहे हैं, आपको मिलके उनके साथ काम करना पड़ेगा। बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती हैं, एक दिन में हमें कई वैकेंसीज पे काम करना होता है, तो वहां पे मल्टीटास्किंग बहुत जरूरी है। कहीं पोस्टिंग्स करनी है, कहीं हमें वेट करना है किसी के मेल का, किसी को कॉल करनी है, तो आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। पूरे 8 आवर्स जो आपको मिले हैं, 8, 9, 7 आवर्स जो भी आपके जॉब के आवर्स हैं, उसमें आपको अपने टाइम को एलोकेट करना पड़ेगा प्रॉपरली कि किस टाइम पे आप क्या काम कर सकते हैं, ओके? मैंने तो ऐसा बहुत बार किया है, बिकॉज मैं प्रैक्टिस में हूँ कि मैं किसी से कॉल पे बात कर रही हूँ, मुझे समझ भी आ रहा है क्योंकि कॉल पे वो क्या कह रहा है, कोल्ड कॉलिंग कर रही हूँ और मैं यहाँ पे कुछ टाइप भी कर रही हूँ, मतलब उसी को मेल टाइप कर रही हूँ, उसको बोल रही हूँ कि हाँ भाई मैं आई विल सेंड यू मेल रिगार्डिंग द इंटरव्यू, और मेरी जो मेल है वो ऑलरेडी तैयार है क्योंकि मेल बॉक्स में, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मैंने उसको कॉपी करा, जो उसका ड्राफ्ट था बना हुआ था उसमें बस उसका नेम और वो सब चीजें ऐड कर रही हूँ और उससे बात करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है बात करते में 5 मिनट 10 मिनट हो गए हैं कि यार ये कैंडिडेट सही है तो मैं इसको इंटरव्यू के लिए बुला सकती हूँ, ओके? सो यू हैव टू बी स्मार्ट मल्टीटास्कर। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी उठा के मेल कर देंगे, आपने सुनना शुरू करा, आपको उतना कंसंट्रेशन है ही नहीं, पता नहीं कैंडिडेट क्या बोल रहा है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आपने उसे मेल चिपकानी स्टार्ट कर दी, तो बिना बात के आप मेल भेज रहे हैं ना, कोई उसका बेनिफिट नहीं है। पहले आप ये तो देख लीजिए कि वो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है नहीं है, तो आप कॉल कर रहे हैं तो उस पर पता चलेगा। मतलब ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा ही नहीं है कि आपको सेम ये चीज करनी है। स्मार्ट मल्टीटास्कर का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आपको बहुत सारी चीजें साथ में मल्टीपल करनी पड़ेंगी, तो उनको कैसे मैनेज करना है ये आपको आना चाहिए, ओके? ऐसा ना हो कि बहुत सारे काम करने के चक्कर में आप सारे काम गड़बड़ कर दें। जैसे कि आई ऑलवेज डू ऐसे कि भाई मैं एज मैनेजर काम कर रही हूँ, तो जो मेरे टीम मेंबर्स हैं मैं उन्हें सबसे पहले मॉर्निंग, सबसे पहला मेरा काम यही होता है कि मॉर्निंग सबसे पहले उन सबको एलोकेट कर दिया उनका वर्क, और टिक कर लिया कि हाँ मैंने किस किस को एलोकेट कर लिया है। फिर जो मेरा काम है, जो मुझे किसी को एलोकेट नहीं करना, उस पर काम करना स्टार्ट करा। जो एलोकेट किए थे काम, उनको भी टाइमिंग्स दिए कि हाँ 2 घंटे बाद हम इस पे बात कर लेंगे, 3 घंटे बाद इस पे बात करेंगे, 1 घंटे बाद इस पे, और ये भी कह दिया कि हाँ भाई बीच में कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ओके? सो अब इससे क्या हुआ, मेरे पास जो बहुत सारा काम था, पहले तो मैंने अपनी टीम में डिवाइड कर दिया, वो टीम तो काम कर ही रही है और जो जिस पे मुझे कंप्लीटली फोकस करना है मैं वो काम कर रही हूँ, राइट? तो बहुत स्मार्टली मैंने मल्टीटास्किंग कर दी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जब हम काम करते हैं, ओके? नेक्स्ट आ जाएगा नाइन्थ, यस नाइन्थ, और ये है ऑलवेज एट फ्रंट एंड। यू हैव टू रिमेन ऑलवेज एट फ्रंट एंड। वी आर फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एचआर आर ऑलवेज द फेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं, हम ही रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एक नेम है और हम एक पर्सन दिखते हैं कि हम हैं। सो हमें हमेशा फ्रंट पे रहना है, हमें बैक पे नहीं जाना है, हमारा काम ही फ्रंट पे है, सारी चीजों को फ्रंट से फेस करना, ओके? सो इसमें पीछे वाला ऑफिस वाला वर्क नहीं चलेगा। आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपको सामने आना है, क्लाइंट से मीटिंग्स करनी है और आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करने हैं, इंटरव्यूज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होगी, तो आपको आगे से आगे बढ़कर रहना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे से आगे बस ऐसे ही घूमते रहें सबके आगे, इसका मतलब है कि काम आगे से आगे बढ़कर लेना है, करना है, अपनी ड्यूटीज को समझना है, एलोकेट करना है अपने आप को भी और दूसरों के वर्क को भी, ओके? सो कोई भी सिचुएशन हो, हमें आगे रहना है, हमें पीछे नहीं रहना है कि हम छुप के बैठे, हम इंस्ट्रक्शंस का वेट करें कि ठीक है जब आएंगे, ओके? अब आ जाता है लास्ट, वो है 10th, और ये थोड़ा सा टफ भी हो सकता है। रेडी टू हेयर नेगेटिव्स, यस।
थैंकलेस जॉब है बहुत ही एचआर का, कितना दौड़-दौड़ के पूरे दिन काम कर लें, कितनी अच्छी हायरिंग कर लें, कितना कुछ स्क्रीनिंग में टाइम लगा दें, सोर्सिंग में लगा दें, कितनी कोल्ड कॉलिंग कर दें, ज़रा-सी गड़बड़ होती है अगर हमने हायरिंग गड़बड़ कर दी तो ये एचआर की हायरिंग है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल। या फिर ये काम एचआर ने करा है। ये जो ट्रेनिंग्स है ना, ये जिसमें ट्रेनिंग्स में जैसे कुछ समझ नहीं आया ना एम्प्लॉइज़ को, ये एचआर ने प्लान की थी। ये जो एचआरआईएस लगा है ना, इसमें जो सॉफ्टवेयर में कमी है ना, ये एचआर ने प्लान किया था। ये जो एम्प्लॉइज है ना, जो अनअवेयर हैं कि आज कैसे ट्रेनिंग्स होनी थी, आज कैसे सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होना था, ये सब पता है किसकी वजह से? ये एचआर की वजह से। मतलब सब कुछ काम मैं ही एचआर ही कर रहा हूँ। सोच के देखिए। तो ये जो नेगेटिव्स हैं ये आपको लेने पड़ेंगे, उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, बहुत बार आपको आंसर भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस किसी ने कुछ कह दिया और बस सुन के बैठ गए, ठीक है जो तुमने कहा। लेकिन आंसर करने का प्रोफेशनल वे है। यू डोंट हैव टू बी अग्रेसिव कि आप डंडा उठा लें कि तुमने मुझे कहा कैसे, तुमने मुझे कहा कैसे। ये नहीं है तरीका। तरीका है अपनी जो वर्किंग है उसको प्रूव करना कि भाई हमने कौन-कौन से फैक्टर्स, जैसे कि अगर आपको हायरिंग के लिए कहा जा रहा है तो सारे पेपर्स आपके पास होने चाहिए, सारे अप्रूवल्स होने चाहिए कि किस-किस फैक्टर्स से ये आदमी निकल कर आया था, कौन-कौन से इसने इंटरव्यूज पास किए थे, कौन-कौन से टेस्ट पास किए थे। तो सारा ठीकरा मेरे पे मत फोड़ो, ये औरों के भी ठीकरे हैं जो सबके पे फोड़ो, राइट? मतलब कहने का मीनिंग ये है कि नेगेटिविटी को हैंडल करना भी आना चाहिए आपको। ऑल्दो फिर भी आपको नेगेटिविटी मिलेगी, उसके लिए प्रिपेयर रहें, सुनने के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहें, लेकिन अपने आप को डिफेंड करने के लिए आपके पास होनी चाहिए अपनी प्रोफेशनल वर्किंग पूरी। यस, ये नहीं है कि बस प्रोवोक हो गए, मुझे कैसे कह दिया, मुझे कैसे कह दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यू मस्ट हैव प्रूफ्स फॉर योरसेल्फ कि नहीं, ये मेरे पास चीजें हैं, वैलिड चीजें हैं जिससे मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ। ओके, सो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, प्रोफेशनल वे में आंसर करना है, प्रोवोक नहीं होना, एंग्री नहीं होना, बहुत अच्छे से सिचुएशंस को हैंडल करना है, नेगेटिविटी सुनने के लिए प्रिपेयर भी रहना है। ओके, एचआर के किसी भी प्रोफाइल में है और हम ग्रो करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं बहुत कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन पता है क्या होता है, हमारे जो मैनेजर्स है ना, उन्हें एक इनसिक्योरिटी सी रहती है। हमेशा उन्हें लगता है कि अगर ये मुझसे ज्यादा सीख गया तो ये प्रमोट हो जाएगा और फिर मेरी बात सुनेगा नहीं, या फिर मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। यस, मैनेजर्स की ये इनसिक्योरिटी लाजमी है। तो हम क्या करें? ऐसे ही बैठे रहें, जितना आता है बस उसे ही सीखते रहें और ऐसे ही सालों निकाल दें? नहीं, मैनेजर की इनसिक्योरिटी मैनेजर की रही, हम तो आगे बढ़ेंगे ही, राइट? सो अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज हम साथ में मिलकर कुछ ऐसे कुछ वेज देखेंगे जिससे हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, राइट? और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ग्रो एज एन एचआर, हाउ टू लर्न एज एन एचआर। कुछ स्कोप है भी एचआर में, या बस हम जहां से ज्वाइन हुए हैं वैसा सा ही काम करते रहेंगे और बस ऐसे ही लाइफ कट जाएगी? मतलब 3, 4, 5 साल बाद हम वहीं खड़े होंगे और यही कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा कुछ सीख नहीं पाए, क्योंकि या तो सीखने के लिए था नहीं, या फिर मैनेजर ने सीखने नहीं दिया। ये सारी प्रॉब्लम्स मुझसे बहुत बार पूछी गई हैं, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया गया वाला सेशन है। अक्सर मुझे एचआर जो कि 3+, 5+ ईयर्स एक्सपीरियंस के हैं, वो अक्सर मुझसे ऐसी बातें पूछते हैं कि मैम एचआर में इतना टाइम हो चुका है, रिक्रूटमेंट में या किसी भी प्रोफाइल में, एचआर के किसी भी डोमेन में, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं सीख पाए हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने जब भी सीखने की कोशिश करी तो हमेशा हमें साइलेंट कर दिया गया कि जितना काम कर रहे हो ना बस उसी से मतलब रखो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उसी से मतलब रखें, हमें करना है ग्रो। तो आज हम देख लेंगे कुछ ऐसे वेज जिससे हम लर्न आउट कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। जब स्टार्ट किया मैंने सेशन तो मैंने कहा कि भाई मैनेजर इनसिक्योर होते हैं, वो हमें अलाउ नहीं करते सीखने के लिए। लेकिन क्या हर जगह ऐसा होता है? नहीं, ऐसा हर जगह नहीं हो सकता, हर पर्सन सेम नहीं होता। बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो चाहते हैं कि उनके ट्रेनीज बहुत अच्छे से सीखें। मैं अपने भी एग्जाम्पल्स शेयर करूंगी, मेरे ट्रेनीज, मेरे इंटर्न्स, मेरे एग्जेक्टिव्स के, तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं और हम खुद भी मोटिवेट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की भी कमियां हैं, खाली हम अपने सीनियर पर्सनल्स को हमेशा हमेशा ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई वही ऐसा करते हैं। ओके, सो चलिए इसी के साथ, इसी नोट से स्टार्ट करते हैं। वो 5 पॉइंट्स हैं मेरे पास और उसमें सबसे पहला पॉइंट है एजुकेट योरसेल्फ। यस, और यहाँ हम एजुकेट योरसेल्फ की बात कर रहे हैं, मतलब अपने आप को एजुकेट करें। कैसे करें? तो जब अपने आप को एजुकेट करने की बारी आती है तो हमारे पास 2 चीजें समझ आती है हमें, एक है फॉर्मल एजुकेशन और एक है इनफॉर्मल एजुकेशन। अब इसका क्या मतलब है? फॉर्मल एजुकेशन से क्या मतलब है? फॉर्मल एजुकेशन से मतलब है डिग्रीज। यस,
कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस, जिसके बारे में अक्सर हम सुनते हैं, मैंने सेशंस भी बहुत सारे बनाए हुए हैं। यहाँ मैं आपसे कहूंगी, मैं बहुत सारी हाई फाई डिग्रीज की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, एटलीस्ट ग्रेजुएट जरूर हो जाएं। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि 12th के बाद क्या हम स्टेप इन कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकेंड ईयर में क्या हम वहीं से ही स्टार्ट कर लें और ग्रेजुएशन को लेफ्ट आउट कर दें। नहीं, एटलीस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है पीजी। पीजी में अगर आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं अपना एमबीए तो बहुत ही अच्छा है। अगेन रेगुलर या कॉरेस्पॉन्डेंस डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पे। ये मैं नहीं कह सकती कि आपकी सेम सिचुएशन होगी। आप रेगुलर कर पाएंगे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर, क्योंकि आप वंस अर्निंग करने लगे हैं किसी वजह से, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से अगर आप अर्न करने लगे हैं और आप कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट एटलीस्ट आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, एचआर जॉब्स की प्लेलिस्ट है, वहां से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं कि जो जॉब्स निकलती हैं वहां बहुत जगह मेंशन होता है स्पेसिफिकली ग्रेजुएट, बहुत जगह मेंशन होता है एमबीए भी, राइट। और अगर हम आईटी रिक्रूटमेंट में जाते हैं तो बहुत जगह बीएससी आईटी या बीटेक मेंशन होता है, राइट। सो ये जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तो हमें फुलफिल करना ही करना पड़ेगा, राइट। अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं तो हाँ ठीक है, आप अपनी जॉब में एचआर में चले गए और उसके बाद अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करिए। देखिए मार्केट में इस वक्त क्या कोर्सेज चल रहे हैं, वो सब आप ऑप्ट कर सकते हैं, ओके। इसी के साथ एक और एजुकेशन आती है फॉर्मल एजुकेशन में, वो है लीगल। अगर आप कोई भी लीगल कोर्स करते हैं जिसमें नॉर्मल लीगल चीजों के बारे में बात हो रही हो, लेबर लॉस के बारे में बात हो रही हो, जैसे कि एक सिंपल एलएलबी की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे एलएलबी ग्रेजुएट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या मैम एचआर में जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, लीगल लाइन आपको बहुत अच्छी मिल सकती है एचआर में, राइट। कंप्लायंसेस पता होने बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने हमेशा से बोला है और आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी देखा होगा। अगर आप किसी भी जर्नलिस्ट एग्जेक्टिव प्रोफाइल के लिए जाते हैं एचआर के, तो वहां पे हमेशा आपसे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की बात की जाती है। तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस समझना बहुत जरूरी है। आप ऑल्दो आप बहुत सारे एक्ट समझ सकते हैं, ये भी मैं इनफॉर्मल एजुकेशन में भी बताऊंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जनरल राइट्स, ड्यूटीज, आप क्या बोल सकते हैं किसी को, क्या नहीं, किस तरीके के नोटिस दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट्स, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ये जनरल लॉ में आता है, ये लेबर लॉज में नहीं आता, ये जनरल लॉज में आता है। आप बॉन्ड इशू कर रहे हैं, किस तरीके की लाइन होनी चाहिए, बॉन्ड में क्या चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, वो वॉइड तो नहीं है, इलीगल तो नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा अगर आपको थोड़ी लीगल नॉलेज होगी। तो अगर आप कोई लीगल डिग्री भी ऑप्ट करना चाहते हैं तो हाँ बहुत अच्छा है। ये मैं आपको फॉर्मल एजुकेशन में कह रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करने में, यहाँ इंटरेस्ट भी आता है और यहाँ थोड़ा सा ये वाला भी आ जाता है कि मैम अब तो हो ही नहीं पाएगा, फैमिली में बाइंड हो गए हैं या फिर आप नहीं पढ़ सकते हैं, राइट। सो उसके लिए मैं इनफॉर्मल एजुकेशन डिस्कस करूंगी। यहाँ मैं फॉर्मल एजुकेशन उनके लिए डिस्कस कर रही हूँ जो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैम और क्या एजुकेशन ले, हम पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो ये सोच रहे हैं कि भाई चलिए हम ग्रेजुएट हैं, हाँ मुझे जॉब मिल रही है, मिल सकती है और मैं इनफॉर्मल एजुकेशन लेके आगे इसमें बढ़ता जाऊंगा, तो ठीक है, वेल एंड गुड, वो आपको खुद से स्कोप देखना होगा। लेकिन वो लोग जो कि चाहते हैं कि मुझे एजुकेशन और लेनी है, मैं उनके लिए बता रही हूँ एटलीस्ट ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट ट्राई कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर लीगल लाइन ऑल्सो, ओके। इससे आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं ऑब्वियसली एलएलबी हूं, तो मुझे बहुत ही आसानी से चीजें समझ में आ जाती है, लॉज बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं एक्ट्स और क्या किससे कहना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे टर्म्स जो कि एचआर में नहीं आते नॉर्मली, लेकिन वो उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरी बहुत अच्छी हो गई है। इंटरेस्ट भी इसलिए आ जाता है बहुत ज्यादा पढ़ने में, कुछ भी नई चीज आई है इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ा हुआ है, फाइन। सो ये मेरा अपना पर्टिकुलर केस है, तो इसको ऐसा ना लें कि मेरा ये एजुकेशन है तो आपको भी एजुकेशन लेनी जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन में हम डिस्कस करेंगे जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेना चाहते उनके लिए। ऑब्वियसली आप अपनी एजुकेशन अपग्रेड करते हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट होने का और पेपर्स रखने का भी, कि भाई मेरी एजुकेशन हो गई है तो आप मुझे प्रमोट कर सकते हैं, या फिर मैं और लाइन भी अपनी चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर अगर आप बहुत समय से किसी एक प्रोफाइल में हैं, फाइन। ऑब्वियसली आगे तो बढ़ावा मिलता ही है अगर आपने सारी चीजें ठीक से समझी हैं, ऐसा नहीं है कि खाली डिग्री ले ली है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन। तो चलिए सबसे पहले तो मैं यही क्लियर कर दूं कि वैसे इनफॉर्मल एजुकेशन क्यों बोल रही हूँ। इनफॉर्मल इसलिए बोल रही हूँ कि कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है कि भाई ग्रेजुएशन है तो 3 साल की होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 2 साल की होगी, लीगल है तो हाँ एलएलबी कर रहे हैं तो ये होगा, कोर्सेज कर रहे हैं कुछ तो वो डिफाइंड है। यहाँ इनफॉर्मल एजुकेशन ये है कि आप अपनी तरह से चीजों को सीखते हुए चलिए, एचआर की टर्म्स को समझिए, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस रीड करना स्टार्ट करिए, वेबसाइट्स एक्सप्लोर करिए, अपडेट्स रहिए, लेटेस्ट अपडेट्स जो चल रही हैं वो करिए, कुछ अच्छे चैनल्स फॉलो करिए एचआर के,
और जैसे कि मैंने कहा कुछ फोरम्स को ज्वाइन कीजिए, लिंक्डइन पे बहुत अच्छे ग्रुप्स हैं, वहां से एजुकेट हुई। तो दिस इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल। ये कोई एंड नहीं है इसका। ये तो जो फॉर्मल ऑप्ट कर रहे हैं वो भी इनफॉर्मल साथ में करते ही रहे, क्योंकि आप एक बार डिग्री ले लेते हैं उसके बाद भी आपको डेली अपग्रेड होना जरूरी है। जैसे कि मैं बात करूं न्यू लेबर लॉज, बार बार हो रहा है, बार बार न्यूज में आ रहा है, 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आप अगर कहेंगे तो मैं वो लेकर भी आऊंगी, वैसे मैं लेके भी आने वाली हूँ। क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कुछ अच्छे डिफरेंसेस भी आ रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस भी हो जाएंगे, पढ़ने जरूरी है। तो वो समझ कैसे आएंगे, राइट। सो ये है हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन। आपको कोई फ्री कोर्सेज मिलते हैं, कोई सर्टिफिकेशंस मिलते हैं। मैं अगेन फ्री कोर्सेज की इसलिए बात करती हूँ बिकॉज मैं जहां बात होती है कि कुछ सीखना है तो उसमें खाली पैसे देके नहीं सीखा जाता। कोई आपको ऐसे सर्टिफिकेशन लगते हैं कि हाँ यार ये मैं कर लूँ, फ्री है, सीखने को मिल रहा है। जैसे कि मेरे चैनल पे भी एचआर का कोर्स मैंने एक कंपाइल कर दिया है, काफी सारे उसमें मैंने सेशंस इंक्लूड करे हैं। मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, कहीं और भी मिले आपको तो वहां से भी आप ले सकते हैं, मतलब जहां से आपको फ्री सोर्सेज में मिले, राइट। सो ये है इनफॉर्मल कि आप धीरे धीरे पढ़ते रहे और आपको समझ आने लगी। कोई भी सिचुएशन आई जैसे आपके प्रोफाइल से लिंक नहीं है लेकिन आपको लगी कि यार ये मुझे पता होनी चाहिए, एम्प्लॉय ग्रीवेंस आया है, तो उसको सर्च कीजिए, बहुत अच्छी साइट्स हैं, आपको मिल जाएंगी। उन क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्या इसके सोल्यूशंस होने चाहिए। फिर जब वो एक्चुअल सॉल्व होती है तो भी समझिए कि क्या है, राइट। सो ये मैंने बहुत ज्यादा इसलिए समझाया बिकॉज बार बार मुझसे सब लोग पूछ रहे हैं कि मैम कौन सी क्वालिफिकेशन जरूरी है, हम इससे हैं, हम उससे हैं, तो हम क्या करें। तो यहाँ आज मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया एजुकेशन। खाली फॉर्मल एजुकेशन में अगेन कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ एज को क्रॉस कर चुके हैं, फैमिली में हैं, बाइंडिंग्स हो चुकी हैं, वो नहीं ले सकते वैसी एजुकेशन, एक प्रॉपर एजुकेशन, वो नहीं छोड़ सकते जॉब्स, या फिर जॉब्स भी ना छोड़े तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और ये सब करें। तो वो जॉब्स में रहते हुए ये सारी चीजें कर सकते हैं जो कि इनफॉर्मल एजुकेशन में आती हैं। एचआर की टर्म समझिए, एचआर के प्रोसेसेस को समझिए बहुत अच्छे से, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को रीड करना स्टार्ट कीजिए, फोरम्स ज्वाइन कीजिए, राइट, वेबसाइट्स विजिट कीजिए, चैनल्स अच्छे विजिट कीजिए जहां पे अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलती रहे, लेटेस्ट एचआर से रिलेटेड चीजें मिलती रहें, जैसे कि आप लेटेस्ट अपडेट रहें। ओके, सेकंड इज माय फेवरेट एंड दैट इज आस्क क्वेश्चंस। यस, डोंट रिमेन नाइस टू योर मैनेजर। यस, चमचा टाइप बनने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने काम के लिए सैलरी मिलती है, आप वहां काम करते हैं, ऑब्वियसली वो मैनेजर है तो आपको एक बहुत अच्छी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए, एक डिसेंसी, एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना चाहिए उनके साथ, वो अच्छी बात है। लेकिन हर बात पे हाँ और ना करना, नो, ये हम नहीं करेंगे और ये हमसे नहीं होगा। आस्क क्वेश्चंस, यस, बिल्कुल क्वेश्चंस पूछिए, आपका राइट बनता है। कोई काम मिलता है तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए। जॉब चली जाएगी इसके फियर में मत रहिएगा, नहीं जाती है ऐसे जॉब्स, मैंने ये चीज खुद बेयर की है। अगर आप में टैलेंट है और अगर आप सच में सिर्फ उसकी खिंचाई करने के लिए क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हम अपने सीनियर और मैनेजर से सिर्फ इसलिए क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे कि यार चल इसकी नॉलेज टेस्ट करते हैं, तब तो मैनेजर सच में आपको कभी भी एंटरटेन नहीं करेगा। अगर आप सब ये सीखना चाहते हैं कि भाई ये चीजें क्यों हो रही हैं, इसके क्या प्रोसेसेस हैं, मुझे पता चलनी चाहिए, मुझे मतलब नहीं क्या है क्या नहीं है, मैनेजर को आता है नहीं आता है, नहीं आता है तो वो भी आपको पता चल जाएगा, आप कहीं और से भी सीख सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपने सोच लिया यार मैनेजर को तो कुछ आता जाता नहीं है, इसकी खबर लूंगा, तो फिर ना आप कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे, राइट। आपका पर्पस क्या है, मैं आपको कह रही हूँ, आपको ग्रो करना है, लर्न करना है, राइट। आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है, तो उसमें क्या सबको जितने आएंगे उनको झाड़ते हुए निकलेंगे? जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वो लोग तो सब अपने आप पीछे हो जाएंगे जब आप आगे बढ़ेंगे, राइट, जब आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। फाइन। सो अगर आप ये सोच रहे हैं, जो कि मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए क्वेश्चंस करते हैं एग्जेक्टिव्स कि यार मैंने ये क्वेश्चन करा, देखते हैं इसको आता ही नहीं आता, ये तो सिर्फ ऐसे ही बैठा रहता है, तो ऐसी बैठी रहती है, तो वो वाला अगर आप सीन चलाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी जॉब भी जाएगी, आपकी रेपुटेशन भी जाएगी, और उस केस में आपकी हैबिट हो जाएगी इसी तरीके से काम करने की और ना सीखने की। क्योंकि उस केस में अगर आपको समझ भी आ रहा होगा ना कि मैनेजर आपको क्या समझा रहा है, तो आप खिंचाई की वजह से उससे ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन करते रहेंगे जो सेंसलेस हैं और एंडलेस हैं, राइट। आपका फोकस है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें समझूं जो भी मेरे प्रोफाइल की हैं और उससे ऊपर के प्रोफाइल की हैं। यस, हो सकता है जब आप अपने से ऊपर के प्रोफाइल की चीजें पूछने की कोशिश करें तो आपको एंटरटेन ना किया जाए, आपको कहा जाए कि बस आप अपने काम से मतलब रखो। तो अपना काम जितना है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जरूर पूछिए, खाली हाँ ना करके अपना काम ना कंप्लीट करें। ओके। थर्ड, एक्सपेंड नॉलेज और यू कैन से अपग्रेड योरसेल्फ। अब कहेंगे आप यार ये तो आपने जो थर्ड पॉइंट है फर्स्ट से लिंक कर दिया। फर्स्ट पॉइंट में आपने बोला था इनफॉर्मल एजुकेशन, ये तो इनफॉर्मल एजुकेशन और अपग्रेड योरसेल्फ बिल्कुल सेम है। वहां पे भी आप कह रहे थे कि अपडेट होना है और यहाँ पे भी ये कुछ वैसा ही लग रहा है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपग्रेड योरसेल्फ या फिर एक्सपेंड नॉलेज, किस बारे में बात हो रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फिगर आउट योर वीकनेस। यस, बहुत जरूरी है।
ये तो सिर्फ काम काम की बात हो रही है। मेरी अपनी वीकनेस क्या है, मैं रिक्रूटमेंट प्रोफाइल में क्यों हूँ? क्योंकि मुझे डर लगता है पेरोल से। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती उसके पेरोल में कुछ गलती हो जाए। मैं पेरोल में क्यों हूँ? क्योंकि मुझे ना वो डेस्क जॉब ठीक लगता है। मेरे साथ ना वो कम्युनिकेशन वाला इशू है, इसलिए मैं रिक्रूटर नहीं बन सकती हूँ। फिगर आउट योर वीकनेस। आप समझ रहे होंगे मैंने दोनों की आपको वीकनेसेस बता दी, जर्नलिस्ट प्रोफाइल की क्या वीकनेस है और रिक्रूटर प्रोफाइल की क्या वीकनेस। ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट प्रोफाइल में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रैंडम डिसीजंस, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नलिस्ट प्रोफाइल में भी बहुत सारी चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है कि आप जर्नलिस्ट प्रोफाइल के एक ऐसे पार्ट में हो जहां पे आप पॉलिसीज मेकिंग कर रहे हैं, आपका ज्यादा इंटरेक्शन है लोगों से, आपका लॉ पार्ट अच्छा है, आपका फ्रेमिंग पार्ट अच्छा है, आपका कंटेंट राइटिंग पार्ट अच्छा है, तो हाँ आप सोच रहे हैं कि हाँ ये पॉलिसीज चल रही है, आप वैसे ऐसा कर लें। मतलब मैं किसी भी प्रोफाइल के लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये छोटा या बड़ा है, सबका अपना अपना काम है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ माइंड में हमें पता होता है कि हमारी वीकनेस क्या है और जिसकी वजह से हमने ये ऑप्ट किया है। जैसे कि मुझे बहुत सारे लोग रिक्रूटमेंट में 4-4, 5-5 साल होने के बाद एक चीज कहते हैं और वो कहते हैं मैम रिक्रूटमेंट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जब मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ ना तब पता चलता है कि मैम टारगेट्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। यस मैम, कॉल्स पे उतनी बात नहीं हो पाती है, मैम टर्न अप नहीं कर पा रहे हैं, मैम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं अपना वर्क। बहुत ही कॉमन है ये। ऐसे जर्नलिस्ट प्रोफाइल में बोर हो चुके हैं मैम, ग्रीवेंस हैंडल करते करते हमारा दिमाग खराब हो चुका है, नहीं कर सकते ग्रीवेंस हैंडल, नहीं होता। राइट, पेरोल बनाते बनाते हम थक चुके हैं, वो चालान क्रिएट करते करते, इतने सारे एम्प्लॉइज का डेटा करते करते हम टायर्ड हो चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस। आपकी वीकनेस क्या है? आप जिस काम को कर रहे हैं वो आपकी वीकनेस है, मतलब आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर जो दूसरा काम जिससे आप डरते हैं वो वीकनेस है। क्योंकि मैनेजरियल प्रोफाइल पे आप जाएंगे ना तो आपको बहुत सारा वास्ट काम करना होगा, वहां रिक्रूटमेंट भी मिलेगा, पेरोल भी मिलेगा, ग्रीवेंसेस भी मिलेंगे, कंप्लायंसेस भी मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। राइट, तो हम बात कर रहे हैं ग्रो की, लर्न करने की, तो वो पहले वीकनेसेस हमें अपनी खत्म करनी पड़ेंगी, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, चाहे हम अपने बैक में होमवर्क स्टाइल में से करें। तो एक्सपेंड योर सेल्फ, अपग्रेड योर सेल्फ। अपग्रेड वही है, अपनी वीकनेसेस को कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। जो दूसरे ऑपोजिट हैं, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं और रिक्रूटर प्रोफाइल में आप जाना चाहते हैं, रिक्रूटर्स से कनेक्ट होइए, समझने की कोशिश करिए उस प्रोफाइल को। सेम वे जर्नलिस्ट रिक्रूटर हैं, जर्नलिस्ट में जाना चाहते हैं तो उस प्रोफाइल को समझिए। बहुत सारे लोग मुझे ये दोनों ही स्विच ओवर्स के बारे में बार बार बोलते हैं, रिक्रूटमेंट से जाना है जर्नलिस्ट में, जर्नलिस्ट से जाना है रिक्रूटमेंट में। राइट, सो यहाँ पर ये मैंने खुल के बहुत अच्छा आंसर दे दिया है कि आप पहले समझिए आपकी क्या वीकनेस है, दोनों प्रोफाइल को बहुत अच्छे से समझिए और फिर अपने आप को अपग्रेड कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। फोर्थ इज चेंज फॉर बेटर। अब ये क्या है चेंज फॉर बेटर? सब कुछ तो चेंज करा रहे हो आप, सब कुछ तो अपग्रेड करा रहे हो, अब ये कहाँ से आ गया? जब हमारी इनिशियल ईयर्स में जॉब लगती है ना, फ्रेशर्स समझ सकते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ 3 या 5 साल काम करने वाले लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब हमारी नई नई जॉब लगती है ना तो हमें ऐसा लगता है यार बस हमने सब कुछ जीत लिया, अब तो बस यही है, चाहे पैकेज कुछ भी हो। ऑब्वियसली जब हम कुछ भी अर्न नहीं कर रहे होते तो हमें पैकेज बहुत अट्रैक्ट करता है। राइट, और हमें बस ये होता है कि बस हम किसी तरीके से जॉब ले लें, विच इज राइट ऑल्सो। जिसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है मैं उसके जरूर इत्तेफाक रखती हूँ कि हाँ भाई पहले आप इसी चीज को देखिए, किसी तरीके से भाई आपके पास फाइनेंस आए, ठीक है, लेकिन बीच में आपको डिसीजन जरूर लेने जरूरी है, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। ठीक है, सो चलिए इस टॉपिक पे तो मैं वैसे भी बहुत बार बात कर चुकी हूँ, इंटरेस्ट एंड पैशन पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चेंज फॉर बेटर। अब आपको 2, 3, 4, 5 साल हो गए हैं, या अगर आप फ्रेशर भी हैं, आपने MBA HR किया, तो क्या जरूरी है कि आपको HR लाइन में जाना है? एक बार सोच कर देखिए, पहले समझिए जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं उसको। चेंज बहुत जरूरी है बेटरमेंट के लिए, और सही टाइम पे बहुत जरूरी है। 5 साल, 10 साल या 7 साल किसी प्रोफेशन में हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी में स्टक रहेंगे और फिर आगे 2, 4, 5 साल बाद कहेंगे यार अब तो मुझसे बिल्कुल होता ही नहीं, झलता ही नहीं है। Right? So analyze yourself, analyze everything about this profile, your interest, passion, your financial conditions and everything, and change for better. You have to change for better. Otherwise नहीं काम चलेगा। अगर आप प्रोफाइल स्विच करना चाहते हैं, HR में इंटरेस्टेड नहीं है तो नहीं रहे। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग इनिशियल ईयर्स में पूछते हैं बड़े फनी से क्वेश्चंस, क्या मैम 20 लाख का पैकेज हो जाएगा? क्या मैम कभी मैं 30-20 लाख का पैकेज अर्न कर पाऊंगा? पहले आप इतना कंसर्न है पैकेज के लिए, पहले आप ये तो बताइए कि आर यू इंटरेस्टेड इन HR एंड व्हाट डू यू नो अबाउट HR? क्या जानते हैं आप HR प्रोफेशन के बारे में? राइट, ये सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए है। पहले हमें समझना जरूरी है कि जिस प्रोफेशन में हम जा रहे हैं, पैकेज तो हम तब अर्न करना स्टार्ट करेंगे ना जब तक हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होगा। एक बिजनेसमैन कहाँ से स्टार्ट करता है? बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता है। राइट, और बहुत ईयर्स तक तो लॉसेस ही होते हैं, हर किसी को प्रॉफिट नहीं होता।
बहुत सारे आप देख लीजिए, जितने भी बिजनेस बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ इनिशियल ईयर्स में ऐसा नहीं है कि सबको ही प्रॉफिट हो गया था। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कहीं आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स कोट कर दें कि इसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ, तो सबके साथ नहीं होता, राइट। रिस्क आपको लेने पड़ते हैं, और उन्होंने लिए रिस्क, उनका इंटरेस्ट था, इस वजह से वो उस लॉस से आज प्रॉफिट में आ पाए। सेम वे हम एक जॉब, हमें करियर की बात कर रहे हैं, जब तक हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम वो जो बहुत अच्छा पैकेज और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल सोचते हैं इस प्रोफेशन के थ्रू, वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बीच में ही लॉस्ट हो जाएंगे। फिर हम बीच में चेंज करेंगे, फिर जब हम चेंज करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारा एक बीच में स्टेगनेंट पॉइंट आ जाएगा, फिर दूसरे करियर से आगे बढ़ेंगे, राइट। सो वी हैव टू थिंक कि क्या हमें इसमें रहना है। बहुत सारे लोग जो कि एचआर से नहीं है मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, जगह जगह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, साइंस बैकग्राउंड से स्पेशली हैं, और जब सोचा था तो गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए ट्राई करा, बहुत बहुत टाइम हो गया, अब सोचते हैं कि भाई एचआर में चले जाएं। तो प्लीज थोड़ा सा सोचें कि आप सच में इस प्रोफेशन को चूज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तभी इसमें आए। और इसका एक ही तरीका है कि पहले सब कुछ समझें, इसके इफ्स एंड बट्स जरूर समझें इसमें एंटर होने से पहले, राइट। क्योंकि ये इतना इजी प्रोफाइल नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं एचआर कुछ नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो कि मिड में है, जो कि स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए भी मैं सेम यही कहूंगी, और जो मिड में है 3, 5, 6, 7 ईयर्स भी हो चुके हैं, वो भी जरूर सोच लें। मैंने खुद भी अपना करियर स्विच किया है, मैंने एक ऐसे टाइम पे करियर स्विच किया था और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ किया था, बिल्कुल इजी नहीं था, और सपोर्ट मिलना भी बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि एक सर्टेन बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ आप कह सकते हैं टाइम मैंने अपने एक फर्स्ट प्रोफेशन को दिया था जो कि सीए था, और इतना ज्यादा टाइम निकल चुका था कि उसके बाद किसी के लिए ट्रस्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट था कि मैं एक एचआर बन सकती हूँ, राइट। और क्यों बन सकती हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था। और इनफैक्ट व्हेन आई वाज डूइंग एमबीए तो भी सब मुझे यही कन्विंस कर रहे थे, बिकॉज मैं सीए से आती हूँ तो मुझे फाइनेंस में एमबीए करना चाहिए, व्हाई आई एम डूइंग इट इन एचआर। लेकिन क्योंकि मेरा जो ये पीपल हैंडलिंग और पीपल कन्वर्सेशन, ये वाला जो मेरा पार्ट था, और पीपल हेल्पिंग वाला जो ये मेरा पार्ट था, ये बहुत ज्यादा मेरा फेवरेट था, इस वजह से मैंने इसको ऑप्ट किया। तो ये तो है मेरी अपनी स्टोरी, जिसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, राइट, करियर स्विच की। लेकिन सबकी अपनी स्टोरी हो सकती है, तो आप अपने तरीके से सोचें, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सोचें। सिर्फ ये सोचकर ना सोचें कि हाँ भाई अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो किसी को देखकर बनना चाहते हैं, ओके। सो अपने इंटरेस्ट की वजह से चेंज फॉर बेटर होना बहुत जरूरी है। फिफ्थ इज मेक योर सराउंडिंग्स क्लीन, एंड अगेन ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। क्या सराउंडिंग्स क्लीन करें, जहां बैठे वहां की डस्टिंग कर बैठे, बिल्कुल कर बैठे, मतलब ऐसे कनेक्शंस बनाएं जो कि पॉजिटिव हों, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, नेगेटिव पीपल के साथ ना जाएं। अब आप कहेंगे नेगेटिव कोई नहीं होता, थॉट्स होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, तो ये सब ना आप खुद भी जानते हैं कि कुछ लोगों की हैबिट ही होती है नेगेटिविटी स्प्रेड करना। मतलब नेगेटिविटी एक्चुअली क्या है, कुछ ऐसी बात कहना जो हमेशा से ऑपोजिट हो, किसी के बारे में बात करते रहना, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गलत बात करना, एम्प्लॉयज के बारे में बात करना, कैंडिडेट्स के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में, हर चीज उन्हें चुभती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, और उसकी मैं बात कर रही हूँ नेगेटिविटी की, क्योंकि आप हर चीज को गलत तरह से नहीं ले सकते। प्रिकॉशंस लेना इज डिफरेंट थिंग, सोचना इज डिफरेंट थिंग, एनालिटिकल माइंड होना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन हमेशा ये सोचना कि हाँ ये गलत ही होगा, ये ऐसा ही होगा, ये वैसा ही होगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है, राइट। सो इसलिए सराउंडिंग्स क्लीन करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा इसे बोलती हूँ सराउंडिंग्स क्लीन। सराउंडिंग्स क्लीन का मतलब है मेक योर एनवायरनमेंट क्लीन। आप आसपास किसके साथ उठते बैठते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वैसे ही बनते जाते हैं। यस, ये बात अक्सर लोग स्टूडेंट्स नहीं समझते, ट्रेनिंग्स आर्टिकल्स नहीं समझते। मैं हमेशा डे 1 अपने ट्रेनिंग्स को यही एडवाइस करती हूँ कि बी सेफ टू मेक रिलेशनशिप्स। यस, डिफरेंशिएट क्रिएट करिए, डिफरेंस क्रिएट करिए पर्सनल रिलेशनशिप्स में एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में। यस, यू नेवर नो, जिनको आप अपने बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स सोच रहे हैं, जिनसे आप 2-4 मीटिंग के बाद ही चैटिंग, कॉलिंग और इन सब में लग गए हैं, वो आपका किस तरीके से एडवांटेज उठाने वाले हैं, और फिर आप उन्हीं चीजों में स्टक हो चुके हैं। आप सीख नहीं पा रहे हैं कुछ, आपने अपना एक दायरा बांध लिया कि नहीं बस मैं यहाँ हूँ और मेरी फ्रेंड यहाँ है, या मेरा फ्रेंड यहाँ है, मैं इस कंपनी में, वो भी इस कंपनी में, ग्रो करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। दूसरा, डोंट लुक थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स आईज। यस, किसी पे हम बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, अरे यार ये तो बहुत अच्छी है, मुझसे किसी ने ऑर्गेनाइजेशन में बात नहीं करी, लेकिन ये है जो मुझसे बहुत अच्छे से बात करती है। तो मैंने क्या करा, मैंने सब कुछ उसे बताना स्टार्ट कर दिया, अपने घर की एक एक चीज खोल के रख दी, राइट। उसने पता नहीं क्या सच में खोली नहीं खोली, अपनी प्रोफेशनल लाइफ की सारी कहानी खोल कर रख दी। फिर उसके हिसाब से मैं सोच रही हूँ, जैसा वो सोचती है वैसा ही मैं सोच रही हूँ,
जैसा वो सोचता है वैसी मेरी सोच बन गई, मैं नहीं कुछ भी सीख पा रही हूँ, मेरा वो एक दायरा बंद गया। नहीं यार पता है इस कंपनी से जाके तो कुछ नहीं होगा, यार पता है इससे आगे ना सीख के भी कुछ नहीं होगा, यार इसमें ना स्कोप ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इस जर्नी में जो आपको यही कहेंगे, अरे देखते हैं तुझे भी, तू कितना सीख लेता है, तू कहाँ पहुंचती है। बहुत मिलेंगे जो हमेशा ये कहेंगे, अरे यार इतना काम करके क्या करना है, फालतू ओवर टाइम करके क्या करना है। अरे आई एम डूइंग ओवर टाइम फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर कंपनी। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि हम अगर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ना तो हम कंपनी के लिए कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं है एक्चुअली, राइट। हम अपने लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं। जब हम ये एग्जेक्टिव लेवल पे करते हैं ना, ट्रेनी, इंटर्न या एग्जेक्टिव लेवल पे करते हैं ना, तो ये हमें आगे प्रमोट करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमें इफ्स एंड बट्स, इंचेस, एक एक चीज पता होती है, हर एक काम की, हर एक प्रोसेस की, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसमें। और मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि इनिशियल ईयर्स आपके जॉब के बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अपने आप को झोंक दीजिए किसी भी तरीके से। आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है वो एनवायरनमेंट, प्लीज अपने आप को डिस्टेंस कीजिए ऐसे लोगों से। अगर नहीं है वहां पे एनवायरनमेंट और वहां पे सिर्फ बातें चलती रहती है और कुछ नहीं, प्लीज मेरी एडवाइस है मूव ऑन कर लीजिए वहां से। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में मत रहिए। ट्राई टू मेक चेंजेस, अगर आप चेंजेस कर सकते हैं, अगर आपके पास उतनी अथॉरिटी है, आप सिस्टम चेंज कर सकते हैं, आप रेगुलराइज कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट को, चीजों को, तो करने की कोशिश करिए। नहीं कर सकते हैं तो प्लीज मूव ऑन फ्रॉम सच ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे कुछ भी नहीं सीख रहे हैं आप और कुछ काम नहीं हो रहा है। आज हो सकता है आपको 20, 30, 40 हजार मिल रहे हो, आपको लग रहा है यार चल मेरा घर चल रहा है और सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जहां इस तरीके के एनवायरनमेंट से, जहां काम नहीं होता, गॉसिपिंग्स होती रहती है, या काम होता है लेकिन उसके साथ गॉसिपिंग्स इतनी ज्यादा है, वो आपके माइंड में इतनी ज्यादा भारी हो जाएंगी, हैवी हो जाएंगी कि या तो आप उसके अंदर खुद लिप्त हो जाएंगे, आपकी खुद की आदत हो जाएगी वही सब करनी, या फिर आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। यस, राइट। सो प्लीज सराउंडिंग्स को अपनी क्लीन रखिए, ये बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपकी ग्रोथ में या तो हेल्प करती हैं या आपको पीछे करती हैं। आप कहेंगे यार इस चीज का तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये कहाँ दिखती है, ये किसके सीवी में दिखती है कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन ये हमारे एटीट्यूड को करती है ऐसा। यस, क्यों ऐसा होता है कि एक क्लास में 60 की, एक क्लास में या 50 की, एक क्लास में कुछ बच्चे 90 प्लस होते हैं और कुछ बच्चे 60 या 40, 50 बिलो होते हैं? क्यों होते हैं ऐसे? सोचने वाली बात है, सोचिएगा क्यों होता है ऐसा। यहाँ मैं खुद भी एक एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ, लेकिन आज मैं जरूर कह सकती हूँ कि हाँ कहाँ मैंने लैग किया है, क्योंकि मैं बहुत सारी मल्टीपल चीजों में रहती थी, तो पढ़ाई में मैंने इतना ज्यादा फोकस नहीं किया है कि मतलब बहुत ज्यादा, बस हाँ इतना रहता था कि हाँ 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 मुझे पढ़ना है, एग्जाम्स है, या फिर डेली रूटीन में भी अपना काम वाम सब कुछ करना है, वो सब करना है। लेकिन आज मैं समझती हूँ कि जो वो टॉपर्स एंड ऑल होते थे वो किस तरीके से पढ़ाई करते थे, तो मैं डिफरेंस क्रिएट कर सकती हूँ उस चीज में, राइट। सो वो डिफरेंस कहीं ना कहीं स्टूडेंट बेस्ड ही होता है, पर्सन बेस्ड ही होता है। ऑल्दो सबकी इंटेलिजेंस एंड ऑल डिफरेंट होती है, लेकिन हमारा जो माइंड है वो किन किन एक्टिविटीज में बटा हुआ है इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, राइट। सो यही है हमारी सराउंडिंग्स क्लीन होना। अपनी सराउंडिंग्स को ऐसा साफ सुथरा रखिए कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आप पर हावी ना हो, आप हमेशा पॉजिटिविटी में आगे बढ़े। स्कोप मिलते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं यार अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हमें तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, वो हमेशा नॉक करती है, आपको पता ही नहीं चल पाता, आप उसे ग्रैब ही नहीं कर पाते अपनी वजह से, राइट। सो चलिए ये बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ आई थिंक पता नहीं टॉपिक से हटकर भी हो गया। सो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।